रोहतास जिले के सासाराम में स्थित आर्ष मल्टी स्पेशलिटी नर्सिंग होम में आज AKF ग्रामीण चिकित्सक मंच के बैनर तले मासिक CME ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों ग्रामीण चिकित्सकों ने भाग लिया। इस ट्रेनिंग का नेतृत्व डॉक्टर आलोक कुमार तिवारी ने किया। डॉक्टर तिवारी ने न केवल चिकित्सकों को नवीनतम चिकित्सा पद्धतियों और तकनीकों की जानकारी दी, बल्कि उनकी व्यावसायिक समस्याओं को भी सुना और समाधान प्रदान किया। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की चुनौतियों और उनके समाधान पर भी विस्तार से चर्चा की। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा को सशक्त बनाने का प्रयास डॉक्टर आलोक कुमार तिवारी ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाना हमारी प्राथमिकता है। ग्रामीण चिकित्सक हमारे स्वास्थ्य तंत्र की रीढ़ है और उन्हें समय समय पर नवीनतम जानकारी और प्रशिक्षण देना बेहद जरूरी है। यह ट्रेनिंग न केवल उनके ज्ञान को बढ़ाती है, बल्कि उनके आत्मविश्वास में भी वृद्धि करती है। ट्रेनिंग के दौरान चिकित्सकों ने अपने अनुभव और चुनौतियों को साझा किया। इनमें दवाओं की उपलब्धता, प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों की सुविधाओं की कमी और मरीजों तक बेहतर सेवाएं पहुंचाने में आने वाली बाधाएं शामिल थी। डॉक्टर तिवारी ने सभी समस्याओं का धैर्यपूर्वक समाधान सुझाया और सरकारी व निजी स्तर पर मदद का भरोसा दिलाया। AKF ग्रामीण चिकित्सक मंच का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर चिकित्सा सेवाओं को उन्नत बनाना और चिकित्सकों को अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराना है। मासिक CME ट्रेनिंग इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस पहल से न केवल ग्रामीण जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी, बल्कि चिकित्सकों को पेशेवर विकास भी सुनिश्चित होगा। कार्यक्रम के अंत में सभी चिकित्सकों ने इस पहल के लिए डॉक्टर आलोक कुमार तिवारी और AKF मंच की सराहना की। उन्होंने आशा जताई कि इस प्रकार की ट्रेनिंग भविष्य में जारी रहेगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। आपको स्टेज पर सम्मान नहीं मिला, आप बैठे क्यों हैं? आपको बताना चाहिए ना। आइए, देखिए, जो एक्टिव सदस्य हैं वो आइए। जो एक्टिव सदस्य है उनको संकोच नहीं करना है बोलने में, ये आपका अधिकार है। तालियों से स्वागत करते हुए वीरू जी को सम्मानित करिए। हमारा कोई भी भाई बंधु जो एक्टिव है वो नहीं छूटना चाहिए। हमने क्या कहा था, मानवीय त्रुटि हो सकती है, जानबूझ करके किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। चलिए, बहुत बधाई, बहुत बधाई, बहुत बधाई। तो आपका अधिकार है। और दूसरी चीजें ये है, अब आते हैं हम लोग आगे की तरफ। हम लोग ये हर बार मीटिंग करते हैं, हर बार ताली बजता है, फूल माला पहनते हैं, बाकी चीजें होती हैं, लेकिन हमारा ट्रेनिंग अधूरा रह जाता है। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या रहा है, हम लोग यहाँ उपस्थित होते हैं कुछ सीखने के लिए, कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ताकि उसके चलते हमारा जो प्रैक्टिस है वो बेहतर हो सके। तो एक चीज और ध्यान रखा जाए कि ये संस्था जो आपके लिए कर रही है, तो थोड़ा आपको भी करना पड़ेगा। क्या क्या करना पड़ेगा? पहला चीज, आपका मेंबरशिप जो है रिन्यूअल होना चाहिए। आप यदि किसी संस्था में हैं, साल में आप 500 रुपया नहीं दे सकते हैं। 500 रुपया बहुत बड़ा है। अगर आपके लिए बड़ा है तो हमको बता दीजिए, हम नहीं दे सकते हैं सर, हम आपके लिए पॉकेट से दे देंगे। अगर आपको लगता है कि 500 रुपया आपके लिए ज्यादा है, आप वो भी देने में सक्षम नहीं है, आप खुल के बोलिए समाज में कि हम सक्षम नहीं है, आपका पैसा हम जमा करेंगे। लेकिन आप एक छोटी सी चीज के लिए आप लोग विचार करिए। अभी आप सभी लोगों का हेल्थ कार्ड बना, कितने लोगों का हेल्थ कार्ड बना है जो यहाँ आए हुए हैं? हाथ उठाइए। संतोष जी, तेज प्रताप जी, सभी लोगों का। फिटनेस क्यों नहीं कराया आप लोगों ने अभी तक? 3-3 लाख रुपए का सब, ठीक है, हाथ नीचे करिए। बहुत लोगों ने करा लिया है। 3 लाख रुपए आपके जेब में है। आप कहीं भी जा रहे हैं, दिक्कत हुआ तो आपको ये नहीं सोचना है कि इलाज कहां से होगा, वो पैसा कहां से आएगा। संस्था ने कार्ड बनाया, आप लोगों को दिया, लेकिन उसका एक नियम होता है ना, अगर आप फिटनेस नहीं कराएंगे तो वो कार्ड इनवैलिड हो जाएगा। 90 दिन का समय होता है, बहुत ग्रेस पीरियड होगा तो 120 दिन, 4 महीना, और उसके बाद वो कैंसिल होगा और आपके पैन कार्ड में वो लोन दिखाने लगेगा 18,000 रुपया।
जो कि संस्था देती है आपके लिए कार्ड बनाने का। आपसे तो पैसा नहीं लिया गया। और जिन लोगों का कार्ड नहीं बना है तो बोला गया कि आप लोग लिस्ट में नाम जुड़वाइए। आजकल इतना बढ़िया हो गया है, आप लोग व्हाट्सएप करके सो जाएंगे, ये आशा करेंगे कि आपने व्हाट्सएप कर दिया, आपका काम खत्म। आप पूछा तो करिए कि सर हमने व्हाट्सएप किया था, क्या हुआ? हफ्ते में एक बार फोन कर लीजिए, 10 दिन पे फोन कर लीजिए, पूछिए कि सर आपका हमारा नाम लिस्ट में जुड़ा या नहीं। या तो आप बहुत अमीर हैं जिसको कार्ड की जरूरत नहीं है। आज हमारे भाई विद्यार्थी जी, इनके इलाज में 4-5 लाख रुपया लगा, लेकिन उनको पॉकेट से 5 रुपया भी नहीं लगाना पड़ा। क्यों नहीं लगाना पड़ा? क्योंकि संस्था का कार्ड उनके पास था। तो 5 लाख रुपया संस्था के कार्ड के द्वारा उनको हासिल हुआ और 1 रुपया उनको पॉकेट से मिला। तो भगवान ने करे कि ऐसी स्थिति किसी के साथ हो, इतने पैसे की जरूरत पड़े इलाज के लिए, लेकिन अगर इलाज की जरूरत पड़ गई तो क्या करेंगे? तो आपके पास जो शक्ति दिया गया है, उस शक्ति का उपयोग करने के लिए पहले उस कार्ड का चालू होना जरूरी है। और वो चालू तभी होगा जब आप फिटनेस कराएंगे। फिटनेस के लिए आपको 4 से 5 दिन के लिए हॉस्पिटल में रुकना पड़ता है। ये सब बातें बाद में आलोक जी हैं या जो भी अधिकारी हैं उनसे बोलिए कि हमको कार्ड बनवाना है। आप सदस्य हैं, संस्था के सदस्य हैं, कहाँ है मेंबरशिप कार्ड? पहले उसको आने दीजिए। पहले आपका मेंबरशिप रिन्यूअल हो या मेंबरशिप का कार्ड आ जाए, तभी आप दूसरे कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना है। अब आते हैं हम लोग ट्रेनिंग और बाकी कार्यों की तरफ। हर महीना हम लोग ट्रेनिंग कराते हैं, लेकिन आप लोग सीरियस होकर उसको पढ़ते हैं। सोचते हैं कि 2 घंटा के लिए गए, चाय कॉफी पिए, ताली बजाए, कुछ माला पहने, घर आ गए पिकनिक मना के। तो इससे लाभ नहीं होगा। आपको जो पढ़ाया जाता है वो याद करना पड़ेगा। आप पूरे महीने जो प्रैक्टिस करते हैं, उसमें जो कमियां पाते हैं कि हमको यहाँ पे सीखने की जरूरत है, उसको नोट करके लाइए और उस सवाल को, उस क्वेश्चन को यहाँ पे पूछिए, तब जाकर के ट्रेनिंग का कोई लाभ है, अन्यथा कोई लाभ नहीं होगा। और फिर हम वही उसी झोला छाप के नाम से पहचाने जाएंगे जिस चीज को हम हटाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारी संस्था प्रयास कर रही है, हमारे राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर मिथिलेश कुमार चौबे सर प्रयास कर रहे हैं, आप एक एक भाई बंधु प्रयास कर रहे हैं। और उस प्रयास में सफलता तभी हासिल होगी जब आप स्वयं प्रयास करेंगे और दिखाएंगे कि नहीं, आप झोला छाप नहीं है, एक चिकित्सक हैं और बेहतर चिकित्सक हो सकते हैं। लेकिन ऐसा प्रयास हो नहीं रहा है। हमारे एक दिन ट्रेनिंग देने से आप कितना सीख जाएंगे, लेकिन हाँ, थोड़ा थोड़ा विकास होगा यदि उस दिन बताए गए चीजों को आप पढ़ें और याद रखें। पूरे महीने में प्रैक्टिस में किसी को कोई परेशानी नहीं आई? बताइए, आप लोग बताइए। सोनी जी, सारे अब डॉक्टर हो गए हैं, तो आप लोग क्यों हंसते हो? दुनिया हंसेगी आप पे। नॉलेज नहीं होता है तो दुनिया हंसती है हमारे ऊपर, तो हम हंसी का पात्र क्यों बने? अभी मान लीजिए ट्रेनिंग हो रहा है, ज्वाइनिंग होने का प्रयास हो रहा है, तो ज्वाइनिंग के आशा में हम ऐसे ही चलते रहेंगे? किसी के मन में कोई सवाल है? जो प्रैक्टिस करते हो पूरे महीने और उन्हें लगता हो कि कुछ हमें नई चीजें जानने की जरूरत है, ऐसा है? बताइए, एक एक करके बताइए। माइक दीजिए वहां पे। सर, एक 35 प्लस लेडीज है सर, उनके घर जब भी हम दवा करने जाते हैं तो बोलते हैं कि हमको एंटीबायोटिक मत करिए, रिएक्शन कर जाते हैं। नहीं सर, उनके लिए क्या करें? देखिए, हमेशा ध्यान कि हम एंटीबायोटिक लगाते हैं तो रिएक्शन हो जाता है। सही तरीका क्या होता है? अगर आप इंजेक्शन लगा रहे हैं तो नियमतः मेडिकल बुक क्या कहता है कि पहले उसको सबक्यूटेनियस लगाइए। ठीक है, जब डाइल्यूट करते हैं तो थोड़ी सी मात्रा सबक्यूटेनियस लगा करके थोड़ा देर वेट करिए कि किसी प्रकार का कोई रिएक्शन, कोई इचिंग, खुजली, रेडनेस इस तरह का हो रहा है कि नहीं।
सेंसिटिव पेशेंट के लिए। नियम तो यही होता है, अगर सेफ रहता है, कोई परेशानी नहीं होती है, तब उस दवा को लगाइए, अदरवाइज उसको मत लगाइए। लेकिन क्या है, इन्फेक्शन है तो उसका एंटीबायोटिक तो चाहिए, तो उसका एलर्जी प्रोफाइल कराइए। उसका टेस्ट होता है एलर्जी प्रोफाइल, उसमें बहुत तरह के टेस्ट होते हैं, जिससे हमें ये पता करना होता है कि क्या कारण है इसको, किस प्रकार का इन्फेक्शन या किस प्रकार का एलर्जी चीजें हो रही हैं, जिसके चलते दवा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है बॉडी। ठीक है, तो इनका प्रॉपर टेस्ट होना चाहिए, और उस टेस्ट के बाद जो रिजल्ट निकल के आए, मान लीजिए उसको डस्ट से एलर्जी है, ठीक है, क्या हो सकता है मेटल से एलर्जी हो। मेटल क्या होता है, जो इंजेक्शन लगाते हैं वो क्या बना होता है, किसी प्रकार का धातु का बना होता है, मेटल का बना होता है। ठीक है, तो उसका हमें निवारण देखना होगा कि क्या कारण है ये एलर्जी हो रहा है, तो उससे हम वो काम न करें। कुछ लोगों को क्या होता है, स्प्रिट लगा रहे हैं उससे भी रिएक्शन होता है, बिटाडिन लगा रहे हैं उससे भी सेंसिटिविटी हो सकती है। तो हमें पहले उसके कारण पे पकड़ना होगा, तब जाकर के फिर आगे का इलाज कर पाएंगे। तो सबसे पहले उनका एक एलर्जी प्रोफाइल टेस्ट कराइए, लाल पैथ में या किसी भी अच्छे पैथोलॉजी सेंटर में हो सकता है। ठीक है, बगल में दे दीजिए, बताइए। जी सर, हम जले का नजदीक कर लीजिए माइक को, जड़ी बूटी से हम जले का इलाज, और नजदीक करिए कि आवाज आए। हम जड़ी बूटी से इलाज करते हैं। हम जड़ी बूटी से सर इलाज करते हैं, और थोड़ा मतलब उसमें हम कुछ परेशानी होती है, इसके चलते हम थोड़ा सा आप आज पहली बात क्या होता है ना जी। कि आप दवा लगाते हैं तब खुजली होता है कि खुजली वाले पेशेंट का इलाज करते हैं? नहीं, खुजली उस दवे से होती है, उस दवा को लगाने से खुजली होता है। हाँ। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं दवा का जो मिश्रण आप बना रहे हैं उसमें कुछ न कुछ बदलाव करने की जरूरत है। जी जो आप मिश्रण लगा रहे हैं जी। कुछ न कुछ बदलाव करने की जरूरत है। ठीक है, मान लीजिए उदाहरण हम लेते हैं, एक नारियल तेल, जी किसी का स्किन जो है रफ हो रहा है, जाड़े के दिनों में क्या होता है, स्किन रफ हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, मॉइस्चराइजर लगाते हैं, नारियल तेल लगाते हैं, जैतून का तेल लगाते हैं, ये सब चीजें लगाते हैं। अब कोई व्यक्ति क्या करे कि उदाहरण के लिए एक बर्तन में थोड़ा सा सरसों का तेल ले लिए, उसमें थोड़ा हल्दी मिला दिए, ठीक है, उसमें और भी कुछ चीजें मिला दिए, 3-4 चीजें मिला करके जो आप लगा रहे हैं, और अगर उसमें खुजली हो रहा है तो आप एक एक चीज हटाइए। 4 चीज मिला के कर रहे हैं, एक हटा के देखिए, 3 चीजों को मिला के देखिए, उससे नहीं होता फिर एक हटाइए। तो ऐसे करके आपको पता चलेगा कि आप जो मिश्रण बना रहे हैं दवा का, उसमें कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट मिला रहे हैं जिससे खुजली हो रही है, फिर उसको मत करिए, ठीक हो जाएगा। ठीक है, और कोई सवाल दीजिए, वहां पे दीजिए। सर, प्रेगनेंसी पेशेंट को एक सोना या डायलोना दे सकते हैं कि नहीं? डेक्सोना या डायलोना, देखिए दोनों दो चीज हो गया। डेक्सोना क्या हो गया, एक स्टेरॉयड है, ठीक है, और डायलोना क्या है, डाइक्लोफेनाक एक पेन किलर है। ठीक है, तो आप जब सवाल पूछ रहे हैं तो उसमें एक चीज ये भी होना चाहिए कि कितने महीने की प्रेगनेंसी है। 2 महीने में। 2 महीने का, 2 महीने में नहीं देना है। प्रेगनेंसी का 3 चरण होता है, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 1 महीने से 3 महीने को पहला चरण हो गया, 3 महीने के बाद से 6 महीने तक दूसरा, और 6 महीने से लेकर 9 महीने तक तीसरा। डाइक्लोफेनाक तो नहीं देना है, डाइक्लोफेनाक एक पेन किलर है, लेकिन वो बच्चे को नुकसान कर सकता है, कैटेगरी सी ड्रग है। कोई भी ड्रग होता है उसका क्लासिफिकेशन होता है ए बी सी डी ऐसे करके, और ए और बी जो है, ए जो है वो सेफ माना जाता है, बी जो है उसको करीब करीब सेफ माना जाता है, कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन सी और डी कैटेगरी का ड्रग बिल्कुल नहीं देना होता है तब तक जब तक कि मरीज और बच्चे में से किसी एक का जान बचाने वाली नौबत ना आ जाए। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जनरली लोग कहते हैं कि मां को बचाइए। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस तरह के ड्रग का नुकसान होता है। अब आती है डेक्सोना की बात। तो डेक्सोना हम लोग सेकेंड और थर्ड जो होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर जो होता है, उसमें कुछ चीजों में देते हैं।
ठीक है। खासकर कुछ कंडीशन है, जैसे बच्चे का गर्भ में ही हो सकता है पेट में पानी भर रहा हो, ठीक है, किडनी में स्वेलिंग हो, ब्रेन में स्वेलिंग हो, कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसमें डेक्सामेथासोन या डेक्सामेथासोन दिया जाता है। उसका एक थेरेपी होता है, 2 से 3 दिन तक उसको दिया जाता है, और वो इसलिए दिया जाता है कि बच्चे का जो इन्फेक्शन हो उसमें सुधार हो। लेकिन वो बच्चा जब डेवलप हो जाए तब दिया जाता है, 2 महीने पे देंगे तो नुकसान होगा। एक समय बनाया हुआ है। उदाहरण के लिए क्लास 2 में पढ़ने वाले बच्चे को हम 10th का एग्जाम नहीं दिलवा सकते, ठीक है। तो उसी तरह से डेक्सोना जो है बहुत ही पोटेंट स्टेरॉइड है, उसको नहीं देना है 2 महीने। इस पेशेंट की जब उसको देते हैं क्या लगता है मरीज को? क्या जैसे मरीज को ठंड लगती है तो उसमें क्या किया जाएगा? डेक्सोना देते हैं, हाँ, ठंड लगती है तो कपड़ा पहनाइए, आग बोलिए तापने के लिए, दवा जरूरी थोड़े है। ये कोई बीमारी तो हुई नहीं कि ठंड लगती है, ठंडी है तो ठंड लगेगा, गर्मी है तो गर्मी लगेगा। उसको दवा भी जरूरी नहीं है ना, उसको बोले कपड़ा पहन के रखिए, नाक और कान को ढक के रखिए, बहुत दिक्कत हो तो आग सेक लीजिए, रूम हीटर का उपयोग कर लीजिए, उसके लिए दवा जरूरी नहीं है। अगर ठंड के साथ बुखार है या कोई इन्फेक्शन है तब ऐसे कंडीशन में एंटी एलर्जी, एंटीबायोटिक और जो जरूरत की चीजें वो देनी है। लेकिन फिर भी 2 महीना में डाइक्लोफेनाक और डेक्सोना नहीं देना, ठीक है ना। हाँ। और कोई सवाल? हेलो, कल सर एक पेशेंट का फोन आया था पटना से, उसको फीसर हुआ है, 3 साल से पेशेंट परेशान है। उसका कहना है कि 3 गो छोटा घाव हुआ है प्लस ब्लडिंग आता है, मगर हमको डॉक्टर ने 3 साल से एलोपैथ की दवा चल रही है, हम पेशेंट अभी तक वो ठीक नहीं हुई है। उसको फीसर को क्या करना पड़ेगा सर? फिशुला उसको बोले तो फीसर ही बोले थे, फिशुला भी है, उसमें ही होता है। सबसे पहले तो हमें डायग्नोसिस बनाना होगा। आप किसी भी रोग का इलाज तब कर सकते हैं जब आप ये क्लियर हो कि ये रोग है क्या, ठीक है। अब जैसे उसका एक फिशुलोग्राम करके एक जांच होता है, एक प्रकार का अल्ट्रासाउंड करिए, उसमें क्या होता है, जहां घाव का मुंह होता है उसमें एक प्रकार का डाई डाला जाता है, कलर डाला जाता है और देखा जाता है एक्सरे करके, और अल्ट्रासाउंड के द्वारा भी लोकल जो उसकी डेप्थ होती है घाव की उसको देख सकते हैं, और एक्सरे करके देखते हैं वो कहां तक जा रहा है, अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि उसका एंडिंग पॉइंट कहां है, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रकार का जो घाव होता है वो अंदर में जाके पैखाने के रास्ते से कनेक्टेड होता है। एक मान लीजिए उदाहरण के लिए कोई बड़ी नहर है जिसमें पानी का प्रवाह है, उससे छोटी नहर निकलती है ना ब्रांच, तो फिशुला एक तरह का घाव होता है जो अंदर पैखाने के रास्ते से कहीं न कहीं कनेक्टेड होता है, उसमें गंदगी आती है। तो जब तक गंदगी का आने का रास्ता बंद नहीं करेंगे तब तक वो घाव कभी ठीक नहीं होगा। उसका सबसे बेहतर इलाज ऑपरेशन ही है। दवा के द्वारा आप उसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस को कम कर सकते हैं, पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते। सर्जिकल प्रोसीजर जो है उसके लिए सबसे उचित माना गया है, ठीक है। और कोई सवाल? दीजिए, पीछे माइक दीजिए। एक मरीज का टाइफाइड है, 2 महीना से यूरिन कल्चर भी करवाया, उसमें मीकासिन पॉजिटिव है और सिफेरी लिवोफ्लॉक्सासिन, उसमें मीकासिन दे रहे तब भी सर नहीं छोड़ रहा है। तो क्या नहीं छोड़ रहा है? सर का दर्द नहीं जा रहा है। अच्छा, उसमें पैरासीटामोल दे रहे हैं तब भी नहीं जा रहा है। देखिए क्या है, तो पहले ये जानकारी हो कि रोग है क्या। आपने बोला टाइफाइड है और फिर आपने बोला कि यूरिन कल्चर का है, तो यूरिन कल्चर का उसको ई कोलाई का इन्फेक्शन होगा, ठीक है। आपने बोला मीकासिन पॉजिटिव है, जो यूरिन कल्चर का रिपोर्ट आता है वो या तो आर लिख के आएगा, आर मतलब रेजिस्टेंट, मतलब काम नहीं करेगा। घर पे भी बात हो सकती है, घर है ना, आराम से घर पे बात करिएगा, यहाँ पर सुन लीजिए, काम आएगा।
तो R लिखा हुआ है मतलब रेजिस्टेंट, वो काम नहीं करेगा। उसके बाद 1+ होता है, डबल प्लस होता है, ट्रिपल प्लस होता है और 4+ होता है। तो जो 4+ है मतलब जो सबसे अच्छा काम करेगा। उसके बाद 3+ वाला, उसके बाद 2+ वाला और फिर सिंगल प्लस वाला। काम कौन नहीं करेगा? R जो लिखा है रेजिस्टेंस। अब आप बोल रहे हैं कि टाइफाइड के लिए आप दवा चला रहे हैं, वो है मिकासिन। लेकिन टाइफाइड और ई कोलाई दोनों दो चीज हो गए। बात समझिए, ई कोलाई जो आप टेस्ट कर रहे हैं, यूरिन से टेस्ट कर रहे हैं, वो पेशाब का इंफेक्शन है। और टाइफाइड क्या है? वो इंटेस्टाइन से रिलेटेड इन्फेक्शन, पेट से संबंधित इन्फेक्शन है। ठीक है। अब तीसरा आप बोल रहे सर दर्द हो रहा है, तो ई कोलाई और टाइफाइड का सर दर्द से क्या लेना देना है? हम एक पिक्चर देखते थे बहुत पुराना, उसमें क्या होता है कि एक लोग लेके जाते हैं डॉक्टर के यहाँ, ठीक है। अब उसका एक्सीडेंट हुआ रहता है, पैर उसका इंजर्ड होता है और उसकी पट्टी माथे में बांध के जा रही है। तो पूछता है वो कि डॉक्टर साहब एक्सीडेंट हुआ है, हमारा पैर में चोट लगा है, माथे में पट्टी क्यों? बोले कनेक्शन है ना सर से पैर का। तो आप वही बात कर रहे हैं। ई कोलाई के लिए मिकासिन है, टाइफाइड के लिए जो जरूरी दवा है आप चला सकते हैं। सर दर्द है तो सीटी स्कैन करा लीजिए, सिंपल सीटी स्कैन करा के देख लीजिए क्या कारण है। पर उसके अलावे उसको गैस तो नहीं बनता है, कॉन्स्टिपेशन से और गैस से बहुत सर दर्द होता है लोगों को, चक्कर भी आता है, उल्टी भी होती है। तो पहले सही डायग्नोसिस बनाना है कि सर दर्द का कारण है क्या। उसका एक अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, पेट का भी हो सकता है, उसको लीवर में स्वेलिंग हो या गैस पास अच्छे से हो रहा है कि नहीं ये पता करिए, स्टूल पास हो रहा है कि नहीं वो पता करिए। पानी कितना पीता है अगला, कम पानी पीने से 2-3 गिलास पानी पिएंगे, गैस बनाने के सर दर्द होगा। और फाइनल है सिटी स्कैन कि कोई उसको ब्रेन से संबंधित दिक्कत तो नहीं है। आंख से उसको कैसा दिखाई देता है, आंख से आंसू तो नहीं आता, आंख की जो परेशानियां तो उसमें भी सर दर्द होता है। तो पहले कंफर्म होना पड़ेगा कि सर दर्द का कारण क्या है, तब आप दवा दीजिए, ठीक होगा। और टाइफाइड में सिर्फ सुई और इंजेक्शन नहीं देना है, उसको परहेज पर डालिए, तेल मसाला मिर्चा ना खाए, बॉइल फूड और बॉइल्ड वाटर, 3 लीटर से ऊपर पानी पिए, ये सब चीजें जरूरी है। ठीक है, ठीक है। और कोई सवाल बताइए। दिक्कत हो तो प्रॉब्लम क्या है? ड्राइनेस प्रॉब्लम है कि क्रीम लगाने के बाद दिक्कत हो रहा है, वो प्रॉब्लम है। तो वही तो फिर बात आ गई, पहले तो एलर्जी टेस्ट कराइए, सारा नॉर्मल है। तो कुछ न कुछ तो ऐसा डाइट एलर्जी प्रोफाइल जो कराया है आपने, वो रिपोर्ट हमें भेजिएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है ना। एक होता है एलर्जी प्रोफाइल में स्क्रीनिंग, तो स्क्रीनिंग में कुछ लिमिटेड जांच होते हैं, और एक होता है कंप्लीट एलर्जी प्रोफाइल। दूसरा चीज जब ड्राइनेस हो रहा है तो ड्राइनेस में सेलेक्टेड क्रीम दीजिए, नहीं हो तो सिर्फ नारियल तेल बोलिए ना लगाने को, क्रीम लगाना। नारियल तेल से भी कुछ नहीं हो रहा है, अच्छा। एक बार उनको आर्स नर्सिंग होम की सेवाएं दिलवाइए, ठीक है। जब ज्यादा परेशानी हो जाए तो उसके लिए तो हम लोग हैं, पहले देखना पड़ेगा क्या कारण है। सारे सही हो जाता तो फिर क्यों लगाते हैं? थोड़ा सा दाग जाते हैं ना, दाग फिर पहले कंफर्म होइए कि दाग है कि ड्राइनेस है। दाग ब्लैक ज्यादा है इसलिए। अच्छा, तो उसके लिए फिर बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, किसी स्किन स्पेशलिस्ट से मिले। लेकिन ऐसा ये कोई नहीं कि हम स्किन लाइट दे दिए चमकाने के लिए, सबसे ज्यादा स्किन लाइट लोग दे देता है। तो स्किन लाइट जो देंगे ना तो उसमें टेरिक्लोइन होता है, एक पदार्थ होता है, उसको लगा के धूप पे निकल जाएंगे तो चेहरा और कलरफुल हो जाएगा। तो कुछ दवाइयां होती है जिसको सिर्फ नाइट में लगाया जाता है, ठीक है। उससे पहले कुछ इमोलिएंट लगाना होता है। तो अगर ऐसा है तो या तो एक बार लेके आइए, या अगर कहीं दूर हैं तो पास में किसी भी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से एक बार दिखवाइए। सही क्रीम लगाना भी जरूरी है, नहीं तो दाग भी नहीं जाएगा और स्किन खराब भी हो जाएगा, ठीक है। और कोई सवाल? नमस्कार सर। नमस्कार। प्रेगनेंसी अवस्था में कौन कौन दवा के प्रयोग से बचना चाहिए? क्या प्रेगनेंसी अवस्था में कौन कौन दवा के प्रयोग से बचना चाहिए? इसके लिए तो भाई पूरा एनसाइक्लोपीडिया लग जाएगा। आप
आपने जो सवाल पूछा कि प्रेगनेंसी अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन फिर भी कुछ हम बता देते हैं। जैसे सबसे पहले तो एक चीज ध्यान दीजिए, अब हमने क्या कहा था कि 3 चरण में प्रेगनेंसी को बांटा जाता है, 0 से लेकर 3 महीना, फिर दूसरा 3 से 6 महीना और 6 से 9 महीना। तो शुरुआत में बहुत सारी दवाइयां आती हैं, जैसे आप उल्टी के लिए दवा देते हैं, ठीक है। बहुत लोगों को शिकायत होती है कि प्रेगनेंसी आ तो उल्टी हो रहा है, उल्टी में बहुत लोग ओंडेम दे देते हैं। जनरली ओंडेम को ना एज ए इमरजेंसी ड्रग यूज करना चाहिए, उसके जगह पे डॉक्सिलामीन पायरोडॉक्सिन का एक कॉम्बिनेशन आता है, वो आप दीजिए, ठीक है। तो वहां पे ओंडेम देने से बचिए, जरूरत हो तो स्टोमेटिल आप दे सकते हैं। अब वहां पे मान लीजिए पेट दर्द हो रहा है, तो पेट दर्द हो रहा है तो ट्रामाडोल नहीं दे देंगे, डाइक्लोफेनेक नहीं दे देंगे, कॉम्बिफ्लाम नहीं देंगे, वहां पे पेट दर्द में ड्रोटावेरिन देंगे, ड्रोटावेरिन पिफेनेमिक एसिड। उसके बाद दर्द और बुखार है तो पैरासीटामोल देंगे, ठीक है। तो सेलेक्टेड दवाइयां देनी है। एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो सिफेजिम दीजिए, एमॉक्सिसिलिन दीजिए, एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर से, लेकिन ओफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन ये सब चीजें नहीं देनी है। तो आपने जो चैप्टर पूछा ये बहुत बड़ा है, तो इसमें स्पेसिफिक जो सवाल है उसके हिसाब से हर ट्राइमेस्टर के हिसाब से दवाइयां बदलती हैं। तो सिंपली आप लासिक्स मत दीजिए, डाइक्लोफेनेक ट्रामाडोल मत दीजिए, ये सब दवाइयों से प्रिवेंट करिए। इंजेक्शन देना है तो इंजेक्शन में टिपरासिलिन, टेगलोबैक्टम जो होता है, फिब्रो वगैरह ये सब मत दीजिए, ठीक है। सेफ्ट्रियाक्सोन दे सकते हैं, प्लेन सेफ्ट्रियाक्सोन जो होता है वो सबसे बेहतर है, सल्बैक्टम वगैरह वाला मत दीजिए। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बेसिक जो है हम आपको बता रहे हैं। उसके अलावे भी हमने क्या बोला है कि आप कोई प्रैक्टिस करते हैं तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए कि सर ये चीज है, क्या करना है, आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। और स्पेसिफिक और कुछ पूछना चाहते हैं तो बताइए। जैसे मान लीजिए ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं, क्या तो जैसे मान लीजिए किसी को ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं, हम 5 चढ़ा रहे हैं, तो उस टाइम किसी को ठंडा लगता है, फीवर भी है, तो उस टाइम उसको क्या दिया जाएगा? प्रेग्नेंट वुमेन को कि नॉन प्रेग्नेंट को? दोनों बताइए सर। जो नॉन प्रेग्नेंट है उसको तो आप ट्रामाडोल में धीरे धीरे डाइल्यूट करके देंगे तो उसको अच्छा लगेगा, ठीक है। एक तरह से कहा जाए तो एंटीडोज का काम करता है उस समय ट्रामाडोल। अब उससे भी पहले पानी बंद कर दीजिए, सबसे पहला चीज तो ये होता है, ठीक है। और अगर प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी में कुछ मत दीजिए, पानी बंद करिए, उसको हाथ के कंबल वगैरह में ढाके उसको थोड़ा समय देखिए, फिर भी नहीं होता है तो पैरासीटामोल का इंजेक्शन आप दे सकते हैं। सिर्फ बुखार होने पे नहीं, इस प्रकार का कुछ भी एलर्जिक रिएक्शन होने पे भी एक एनाल्जेसिक के रूप में बहुत सारा यूज है पैरासीटामोल का, एंटीपायरेटिक ड्रग भी है। तो आप उसको ट्रामाडोल नहीं दे सकते हैं, जो प्रेगनेंसी में हो, जो नहीं हो उसको दीजिए। और सबसे पहला चीज होता है पानी बंद कर देना। किसी को भी कभी हो रहा है पानी चलते समय, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? राइगर जनरली। तो पहला चीज है पानी बंद कर दीजिए। अच्छा, जाड़े के दिनों में जितने लोग पानी चलाते हैं उस पानी को गर्म करते हैं, गर्म करके चढ़ाते हैं, कैसा गर्म रहता है? भाप देते रहता है। एक हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप कोई भी पानी गर्म करके भी नहीं चढ़ाना है, ठीक है। उसके ठंडापन को कम करिए। और ये कैसे आप जानेंगे कि वो ठीक से गर्म है कि ठंडा है? अपने हथेली को ऐसे उल्टा रखिए, अपने ही हथेली से टच करिए, ठंडा महसूस हो रहा है या गर्म? टच करके देखिए, अपने हथेली को ऐसे उल्टा टच करके देखिए, ये ठंडा है या गर्म? गर्म है? नहीं, इसको न्यूट्रल बोलते हैं। ना ये ठंडा महसूस होगा ना गर्म, ठीक है। तो नॉर्मल करना है, गर्म नहीं करना है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो कभी कभी ठंडे के दिनों में ठंडा पानी चला देंगे 10 मिनट, तो ऐसे भी कभी होने लगेगा लोगों को, ठीक है। और बताएं, जैसे उस समय हम लोग देते हैं, नहीं देते हैं, क्या काम है? अरे स्टेरॉइड देंगे, ठीक है। प्रेगनेंसी नहीं है तो एब्रिडेक्सोनाम दे दिए, ठीक है, चलता है। किसी भी प्रकार का रिएक्शन हो रहा है बॉडी में तो उसको वो काट देगा, लेकिन क्या मतलब है? डेक्सोना 8 रुपए का है, 3 रुपया मिलेगा आपको,
ये भी बहुत महंगा नहीं है। तो उसका क्या मतलब है, 10 मिनट के लिए पानी बंद कर दीजिए। और अगर एविड एक्सोना से काम चल रहा है तो चलाइए, फिर तो एक अलग चीज हो गया, लेकिन कोई बुक रिकमेंड नहीं करता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और एविड एक्सोना मिक्स करके देते हैं, ये भी एक गलत है, ये भी गलत है। हम लोग तो दवाई को झाल मुड़ी बना दिए। सबसे बड़ा चीज ये है, ये नहीं किया करिए, देना है तो अलग अलग कीजिए ना। अगर ऐसा होता तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां दवाई बनाती हैं तो मिक्स रूप में बना देती। कभी देखा आपने एविड एक्सोना मिक्स करके कहीं आता हो? क्यों नहीं आता? दवाई कंपनी इतना रिसर्च करके दवा बनाती है, क्यों बनाती है? जरूरत हो तो अलग अलग दीजिए, एक में क्यों मिक्स करना? देखिए रिएक्शन नहीं हो रहा है ये अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी बड़ा साइड इफेक्ट हो सकता है जो जानलेवा भी हो सकता है, ऐसा मत करिए, ठीक है? चलिए और कोई सवाल? हाँ भैया को दीजिए। चलिए ये आज का ये आखिरी सवाल होगा, इसके बाद हम आगे की बात करेंगे और सभा का समापन करेंगे। नमस्कार भैया। सिफिलिस कौन सा बीमारी है और इसका पहचान कैसे किया जाए और इसका ट्रीटमेंट क्या है? VDRL टेस्ट कराते हैं, किस चीज के लिए कराते हैं? VDRL नाम सुने हैं लोग? प्रेगनेंसी में सबसे पहले टेस्ट होता है, ठीक है? तो टेस्ट कराइए और पॉजिटिव आता है तो कौन सा दवा चलाते हैं? कौन सा दवा चलाते हैं? बेनेडियोर 12 लाख 6 लाख इंजेक्शन देते रहते हैं लोग, हफ्ते पे देते हैं, कुछ 3 दिन उसको बूस्टर डोज देते हैं, वीकली देते हैं, फिर पेंडिंग करते हैं, 15 दिन पे देते हैं, ऐसे करके टैपर करके उसको बंद करते हैं। ये हो गया एक सिंपल पद्धति, एकदम साधारण पद्धति जो कोई भी करता है, ठीक है? अब VDRL का जो जांच होता है वो किससे होता है? यूरिन से या ब्लड से? ब्लड से होता है। उसके साथ साथ आप ब्लड कल्चर भी करा लीजिए, ठीक है? लेकिन परेशानी क्या है, गांव का जो मरीज आया है वो 100 रुपया पॉकेट में लेके आया है, उसी में उसको दवाई भी दे देना है, उसी में सब कर लेना है। तो VDRL तो मान लीजिए 150-200 का जांच है, चल जाएगा, लेकिन जब ब्लड कल्चर उसको 1500 रुपया का जांच बताइएगा तो क्या कहते हैं, सासाराम जाके ना कराइए, क्या समझे? तो ब्लड कल्चर के साथ अगर करके और उसकी फाइंडिंग के साथ ट्रीटमेंट करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी तो पूरा सब लोग इलाज करता होगा, हमको लगता है VDRL टेस्ट करा के। क्या हम VDRL टेस्ट कराए थे, पेशेंट का कंडीशन था तो उसका पेनिस से पस आ रहा था, उस सिफिलिस उसका पॉजिटिव था, तो मोनोपेप 1.5 ग्राम दे देते हैं, 1.5 ग्राम सुबह का। ठीक हो गया? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। हो सकता है कि उसका सेंसिटिविटी उस ड्रग से रहा हो, जैसे जो कल्चर कराते हैं तो सबसे पहले पस आ रहा था तो पस का ही कल्चर करा लेते, ठीक है? अच्छा है अगर सुधार हो गया तो, लेकिन पस कल्चर के साथ साथ कुछ और भी उसको टेस्ट कराना चाहिए था। आपने जैसे VDRL कराया, पस कल्चर कराया, पस कल्चर, यूरिन कल्चर, VDRL, CBC, ये तो होना ही होना चाहिए। उसके साथ साथ उसका एक अल्ट्रासाउंड भी होना चाहिए, KUB, ठीक है? देखने के लिए कि एक्चुअल में ये पस आ कहां से रहा है। अगर पेशाब के रास्ते से पस आ रहा है तो हो सकता है कि उसका जो पेशाब का जो थैला हो, ब्लैडर हो, वो भी इन्वॉल्व हो, अंदर हो सकता है कोई ट्यूमर हो, अभी विद्यार्थी जी का वही पाया गया था, कैंसरस भी हो सकता है। तो अभी जो ठीक है, हो सकता कितना दिन से दवा चलाए, कितना दिन से ठीक है? अभी 5 दिन से ठीक है सर। हाँ, तो उसका सबसे पहले आप एक अल्ट्रासाउंड कराइए, KUB, और ये जो ब्लड टेस्ट हमने बताया वो ये भी कराइए। सर उसको संबंध बनाने के लिए कहेंगे कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है, एकदम नहीं, जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं होता है, अदरवाइज वो अपने पार्टनर को भी इन्फेक्टेड करेगा। ठीक, प्रणाम सर, धन्यवाद। तो अब इसी तरह से हम लोग सारा देखिए, आज जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं या और भी जो भी कार्यक्रम हम लोगों ने किया है, एक न्यूज चैनल है ह्यूमन लाइफ मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसके हमारे
साथ में है अंकित जी आ जाइए, और प्रिंस जी। ये हमारे पूरे सेशन को कवर कर रहे हैं और ये प्रॉपर तरीके से शाम तक ग्रुप में चला जाएगा। आप सारे लोग इसको देख सकते हैं। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो हमारे साथ है यथासंभव हेल्प करना चाहिए, ये भी हमें हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो ये काम होता है, एक दूसरे से चर्चा करना, लोगों के बारे में जानना, ये क्यों जरूरी है? ताकि हम धीरे धीरे आगे बढ़ सके। एक कहानी सुने हैं, दो लोग थे, जंगल में जाते थे लकड़ी काटने के लिए। एक आदमी जो था जो डेली 10 पेड़ काटता था, और एक आदमी था जो 4 ही पेड़ काटता था। लेकिन समय दोनों बराबर लेते थे, दोनों को 1 घंटा दिया जाता था। तो जो 10 पेड़ काटता था वो क्या करता था, हर पेड़ काटने के बाद अपनी कुल्हाड़ी को तेज करता था, धार देता था। तो ये सेशन हमारा वही धार देने के लिए है। ठीक है, और कोई सवाल किसी के मन में? बीपी की साइड का सही होता है सर? हम लोग नॉलेज के लिए आए हैं, ट्रिकी क्वेश्चन के लिए नहीं। दोनों तरफ का सही होता है, क्योंकि वो पूरा शरीर का हिस्सा होता है। कुछ लोग कहते हैं लेफ्ट बढ़िया है, राइट बढ़िया है। ऐसा कौन सा टेक्स्ट बुक में लिखा है? ब्लड की जो गति होती है वो पूरे शरीर में समान होती है, और जहां पे गति नहीं पहुंचेगा वो अंग सूखने लगेगा। तो इसमें लेफ्ट राइट से बहुत मायने नहीं रखता। हाँ, कब मायने रखता है? जब आपको सर्वाइकल प्रॉब्लम हो, आपके गर्दन के पीछे की जो हड्डी है, रीढ़ की हड्डी, यदि उसमें से कोई नस दब रहा हो, कोई परेशानी हो रही हो, एक तरफ के हाथ में झंझनाहट या कुछ प्रॉब्लम हो या सुनापन हो, तो उस हाथ की बीपी दूसरे जो स्वस्थ हाथ है उसके बीपी में अंतर हो सकता है। लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए ये कोई मायने नहीं रखता कि आप लेफ्ट में लीजिए कि राइट में लीजिए। ठीक है, लेकिन ज्यादातर लोग लेफ्ट में लेते हैं। क्यों? हार्ट का जो पोजीशनिंग होता है वो लेफ्ट साइड में आता है, तो लोगों को ये महसूस होता है कि लेफ्ट साइड में जो रिदम होगा वो ज्यादा मिलेगा, साफ मिलेगा। इसके कारण लोग लेते हैं। ऐसा कोई टेक्स्ट बुक नहीं है जो कहता है कि लेफ्ट में हम सही बताएंगे, राइट में गलत बताएंगे। ठीक है, और कोई सवाल बताइए, माइक दीजिए वहां। हेलो सर, मतलब गांव में कुछ फर्स्ट अगर पैरालिसिस हो तो फर्स्ट ट्रीटमेंट हम क्या करें? पैरालिसिस कंडीशन में देखिए, एक चीज हिटे है ना, तो उसकी स्थिति पहले सबसे पहले पता करिए। स्थिति में क्या क्या, शरीर का वजन कितना है, उम्र कितना है, महिला है या पुरुष है, पहले से कोई दवा या थेरेपी तो नहीं चल रहा है। ज्यादातर जो पैरालिसिस के मरीज होते हैं जाड़ा के दिनों में ज्यादा होता है ये केस, और हमेशा अक्सर देखने में आता है कि बीपी की दवा खा रहे होते हैं, या तो दवा छोड़ दिए, नहीं खा पाए, जिसके कारण ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ गया, इस प्रकार की कोई चीजें हो गई। तो ज्यादातर पैरालिसिस के केसेज में अगर व्यक्ति होश में है तो उसका इलाज अलग होगा, और बेहोश है तो अलग होगा। बेहोश में अलग क्या होगा? सबसे पहले मुंह से कुछ भी खाना पीना नहीं देना है, पहला चीज। ठीक है, और हो सके तो एक राइस ट्यूब डाल के उसका एब्डोमेन पहले क्लियर कर दीजिए। क्यों क्लियर करना है? क्योंकि पेट में जो भी भोजन का पदार्थ पड़ा रहता है, अक्सर हम लोग देखते हैं कि गांव से हॉस्पिटल लाते लाते वो मरीज वोमिटिंग करता है, उल्टी करता है, और लोग सीधा उसको लिटा के लाते हैं, और वो उल्टी का पदार्थ फेफड़ा में जाके, उसको तो ऑलरेडी ब्रेन हेमरेज है या पैरालिसिस है जो भी है, लेकिन वो पदार्थ फेफड़ा में जाके फेफड़ा को डैमेज करके उसका श्वसन तंत्र को खराब कर देता है। तो एक रोग से बचने आप आ रहे हैं और दूसरा रोग आपको रास्ते में ही मिल जाता है, उसमें उनकी मृत्यु तक हो जाती है। तो पहला, खाना पीना बंद कर दीजिए, होश में है तो भी बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि बोल ना पा रहा हो, हाथ काम ना कर पा रहा हो। तो किसी भी पेशेंट को पहले गांव से हॉस्पिटल लाइए तो उसका सांस बढ़िया से चलना चाहिए और पेट खाली होना चाहिए, ताकि वोमिटिंग करके फेफड़े के अंदर कोई पदार्थ ना जाए। पहला। दूसरा, बीपी अगर उनका हाई है, ब्लड प्रेशर हाई है, तो पहले ब्लड प्रेशर को देखिए कितना है। अगर 130/90 या 140/90 तक है तो कोई विशेष दवा की जरूरत उनको नहीं है फिलहाल।
अगर उनका नजदीकी हॉस्पिटल आधे एक घंटे की दूरी पर है तो वहां ले जाइए। अगर उससे ज्यादा है तो बॉडी वेट के हिसाब से दवाइयां देनी होती हैं। तो बीपी कंट्रोल करने के लिए जंगली देहात में क्या होता है, डेपिन लोग देते हैं, ठीक है। 5 mg आप डेपिन सबलिंगुअल, मतलब जीभ पे जो देना है आप उसको दे सकते हैं, लेकिन बीपी मॉनिटर करते रहना होगा। लोग क्या करते हैं 10 mg वाला दे देते हैं, पता चला बीपी भी एकदम कम हो गया अचानक, ठीक है। अब एक और चीजें बता रहे हैं आपको। अब उस पेशेंट को लेके आप एक साधारण डॉक्टर के यहाँ चले गए जो हमारे ग्रामीण चिकित्सक से थोड़ा बेहतर है, ठीक है। अब उसको समझ में ही नहीं आएगा कि पैरालिसिस भी है और बीपी लो क्यों है। ये बड़ा डिफरेंट कंडीशन हो जाता है, ठीक है। तो पहले तो हम यही सजेस्ट करेंगे कि पैरालिसिस के पेशेंट को आप इलाज करिए ही मत, उनको सही तरीके से पास के किसी अच्छे हॉस्पिटल में पहुंचाइए। दूसरा, अगर आपके पास समुचित जानकारी है तो उनको राइस ट्यूब लगा दीजिए और फोलिज लगा दीजिए, ताकि यूरिन प्रॉपर यूरिन क्लियर रहे, पेट क्लियर रहे। और हायर साइड अगर बीपी है तो आप 5 mg का उनको प्रिवेंटिव तौर पे डेटिंग दे सकते हैं। अब कुछ दवाइयां हैं जैसे इंसुलिन है, मेनिटॉल है, तो ये गांव में तो उपलब्ध है नहीं, तो आप ये चाह के भी नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो पेशेंट को सिंपली बीपी मॉनिटर करिए, पेट को खाली रखिए, सांस अच्छे से चले और उनको नजदीक के हॉस्पिटल पहुंचाइए। इससे ज्यादा गांव में फर्स्ट एड करने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरीके से अगर आप कोई दवा देते हैं तो गांव के लोग क्या कहते हैं, पहले तो मरीज ठीक रहेगा और दवाइये के बाद खराब हो गई। जरूरी नहीं कि उस दवा से खराब हो सकता है कि कोई और कारण से खराब हो, लेकिन आपने उनको कहने का मौका दे दिया। तो कभी भी क्रिटिकल पेशेंट को छूने का कोशिश ही मत करिए, दवा देने का कोशिश ही मत करिए। राइस के ऊपर पॉलिश लगा सकते हैं, उसका कोई बहुत ये नहीं है कि भाई गड़बड़ होगा, लेकिन हाँ राइस ट्यूब लगाने में भी गड़बड़ी हो सकती है। अगर आप ट्रेंड हैं तो लगाइए, अदरवाइज मत लगाइए। हो सकता है सांस की नली में चला जाए, सही तरीके से ना सेट हो। तो आप बस इतना करिए कि उसका सांस अच्छे से चले और उसको हॉस्पिटल पहुंचाइए। क्रिटिकल पेशेंट को मत छूइए, क्योंकि वहीं पे सारे ग्रामीण चिकित्सक बदनाम होते हैं। फिर क्या होता है कि आपने एक गोली दिया, जो पेशेंट है वो सीरियस हो गया, जान चली गई, पता चला कि अब आप भागे चल रहे हैं, गांव का लोग खोज रहा है कि इसी दवाइया से जान गया, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट को बहुत इलाज करने की जरूरत ही नहीं है, आप उसको बढ़िया हॉस्पिटल में ले जाइए और जो सावधानियां बरतने को बोले उसको करिए। और कोई सवाल बताइए। वो पेशेंट है जो नासा का लेता है तो पेशेंट भी जाता है, बेहोश हो जाता है, उसको ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? गया जिला से हैं, इसीलिए नासा नहीं नशा। हम गया मेडिकल कॉलेज से ही यूज हुआ है मेरा, तो हम वहाँ जानते हैं। देखिए पहले हम लोगों को एक चीज और ध्यान देना है, प्रोनाउंसिएशन। हम जो भी चीजें बोलते हैं, जब नशा कर रहा है तो इलाज करने आएगा आपके पास, आता है? अच्छा, पैसा कौन देता है उसके इलाज का? अच्छा, गार्जियन, ठीक है सब मामला। अब लगाइए जो मर्जी, उसमें क्या करना है, उसमें क्या कर सकते हैं। देखिए उसको कुछ नहीं करना है, मजे से सुला के अपना पानी में चढ़ाते रहिए, दवाई में देते रहिए, नशा उससे ठीक हो जाएगा। और क्या करेंगे उसको? हाँ यही है कि जैसे पेट खाली रखना है, उससे खाना मत दीजिए। नशा में भी बेहोशी होता है, ठीक है। तो बेहोशी में लोगों की ज्यादातर जान बस वही इसीलिए जाती है कि पेट भरा है या पानी है और वो निकलेगा और फेफड़े में जाएगा, इसको बचाना है। बाकी उसको आराम करने दीजिए 4-6 घंटा, 6 घंटा में पर घंटे के हिसाब से चार्ज करिए। उसका कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है। एब्डोमेन वॉश कर सकते हैं, जैसे पॉइजन में करते हैं। ज्यादा लिया होगा तो वॉश कर देंगे तो उसका कंस बाहर निकल जाएगा, ठीक है। एनपीओ रखिए 4-6 घंटे, उसको पानी वानी दीजिए, यूरिनेट कराइए, ठीक हो जाएगा। प्रॉपर मेडिसिन ऐसा कुछ नहीं है कि नशा हुआ और ये दिए और उस नशा का असर खत्म हो गया, ठीक है। अब कुछ ऐसा है तो हमें बताइएगा, हम अभी तक नहीं जानते।
डॉक्टर ने लाइफ की है तो उस अवस्था में रोगी पेशेंट रहती है जो नशा में तब बेहोश है। देखिए, नशा हो या बिना नशा का हो, डेथ तो अपने आप में बहुत बड़ा नशा है इलाज करने वाले डॉक्टर के लिए। उनके लिए तो हर स्थिति में प्रॉब्लम है। तो ऐसे लोगों को छुएंगे क्यों? सीधे बोल देंगे कि चलिए ना, हमारे पास एक बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब है, वहां आप सब नशा दिखाइएगा, ठीक है। आप वहां जो 500-700 लगाएंगे उससे कोई मतलब नहीं है, वो नुकसान दे जाएगा। तो अच्छे जगह पे जाके अच्छा इलाज भी होगा, 2 पैसा उसको भी आएगा और आपको भी आएगा, ठीक है। तो अब डेथ वाला चीज का है पूछना है, डेथ होगा तो 302 लगेगा आप पे, ठीक है। हमारे पर अगर होगा तो हमसे 304 भी लगेगा। आपको पता है मैं एक वकील भी हूँ, तो 304 भी में जेल नहीं होता है, 302 में जेल होना ही होना है। तो इस सब चक्करों में क्या पड़ना है? जो कर सकते हैं वो करिए। हम लोग क्यों बदनाम होते हैं? हम लोग अपने क्षमता से बाहर का कार्य करते हैं, ठीक है, करना ही नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नाश्ते का आनंद लें और इसके बाद इस प्रोग्राम को समाप्त करें। और किसी के मन में कोई सवाल होगा तो आप हमारे नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछेंगे। पढ़ाई करने के लिए कॉल मत करिए, हम भी थोड़ा सा व्यस्त रहते हैं। व्हाट्सएप करिए, इमरजेंसी कंडीशन हो तो कॉल करिए, हमेशा स्वागत है। धन्यवाद। कर्मडीहा नौहट्टा, डॉक्टर धनंजय कुमार पंडुका नौहट्टा, आ जाइए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। डॉक्टर धनंजय कुमार पंडुका नौहट्टा। जोरदार ताली लगाइए आप लोग। अगला नाम है डॉक्टर उपेंद्र कुमार नौनिहा, है डॉक्टर उपेंद्र कुमार नौनिहा, डॉक्टर पंचम कुमार चौखंडा नौनिहा, डॉक्टर प्रदीप कुमार इधर देखिए, धनवार चपला, है। हाँ आइए उपेंद्र जी मौजूद हैं नौडिहा से, बहुत बहुत बधाई और जोरदार ताली लगाइए इनके लिए। तैयार रहेंगे डॉक्टर नीतीश कुमार नौडिहा, डॉक्टर अशोक कुमार तुम्बा, इधर चलिए प्रदीप कुमार धमाल जपरा से आए। देखिए ये जुनून होता है, जपरा से चल के आ रहे हैं, जपरा और सासाराम और रोहतास के लोग जो है कह रहे हैं कि जाना लग रहा है। बताइए तो डॉक्टर नीतीश नौडिहा से हैं, डॉक्टर अशोक कुमार तुम्बा से, राजेंद्र कुमार ठाकुर उटारी से, पलामू से। चलिए बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां लगाइए इनके लिए, जल्दी जल्दी। गंगवार जो कि पाउडर है झारखंड का, वहां से चल के आ रहे हैं। जोरदार तालियां के लिए, जोरदार तालियां। डॉक्टर राजेंद्र कुमार ठाकुर उटारी पलामू से, डॉक्टर उपेंद्र कुमार पलामू झारखंड से, डॉक्टर नीतीश कुमार आलम राजेंद्र ठाकुर। बहुत बढ़िया बताइए, पलामू से चल के आ रहा है, झारखंड से। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। इसको कहते हैं लालसा जुनून। और कहा गया है कि जो घर से निकले ही नहीं वो क्या पहुंचेगा मंदिर तक। तो जो घर से निकलता है वो मंदिर पर जरूर पहुंचता है। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। अरुण कुमार चौधरी हैदरनगर से, पप्पू कुमार चौधरी नवीनगर से, कह दिया है ना जाएगा।
इसके बाद मैं पुनः नाम बोल देता हूँ। डॉक्टर पंचम कुमार नौहट्टा, डॉक्टर शिव पूजन शर्मा नौहट्टा और डॉक्टर अशोक कुमार नासरीगंज, डॉक्टर सतीश कुमार गया, डॉक्टर राहुल कुमार औरंगाबाद, डॉक्टर पप्पू अंसारी करगहर, डॉक्टर आलोक कुमार बिलाड़ी, डॉक्टर एस.एस. सिंह बिलाड़ी पवन जी। जोरदार ताली लगे डॉक्टर पप्पू जी के लिए, जोरदार ताली। चलिए डॉक्टर अशोक कुमार बभनी से हैं, जोरदार ताली लगे इनके लिए। हाँ बभनी। अब है डॉक्टर एस.एन. सिंह बिलाड़ी सासाराम से, जो प्रत्येक मीटिंग में आते हैं। इसके बाद ओबरा से चल करके डॉक्टर अनिल जी यहाँ उपस्थित हैं। डॉक्टर